नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे 26 दिसंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर आयोजित हुआ है उसको। पूरा पेपर तब सॉल्व करेंगे जब हमें वह उपलब्ध हो जाएगा। अभी हमारे पास पेपर तो उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा यह होती है। तो इसके आगे के प्रश्न हम जब ऑनलाइन पेपर उपलब्ध हो जाएगा उसके बाद इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तब तक जितने अधिक से अधिक प्रश्न आपके लिए इकट्ठा हो सकते हैं उनको इकट्ठा करने का, उनकी व्याख्या करने का और सही उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। इस आज के वीडियो के माध्यम से प्रमाण सहित मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी कि कौन सी बुक से पूछे गए हैं और कहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि सारे के सारे प्रश्न, कुछ जो प्रश्न नए पूछे जाते हैं या पहली परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते उनको छोड़ दें क्योंकि अभी सारे प्रश्न हमारे सामने नहीं है। तो जितने प्रश्न हमारे सामने हैं वो सब के सब हमारे पढ़े हुए ही आए हैं। मैं अपनी बात को प्रमाण सहित आगे स्पष्ट कर दूंगी। आइए पहले देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं कि यह ऑफिशियल आंसर की नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी पेपर भी नहीं आया है। अभी कुछ घंटों पहले ही यह पेपर आयोजित हुआ है। तो जितने अधिक प्रश्नों का संकलन आपके लिए कर पाई हूं उतना मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने इकबाल व रविंद्रनाथ टैगोर को किस रूप में आख्यायित किया है? राष्ट्रीय कवि, नवोत्थान के कवि, भारतीय कवि और सामाजिक संस्कृति के कवि। देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी है तो इसका सही उत्तर मैं आपको चेक करके बता पाऊंगी, लेकिन मेरे अनुसार इसका सही उत्तर होगा सामाजिक संस्कृति का कवि या नवोत्थान का कवि। दोनों में से एक होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं ऑफिशियल आंसर की का वीडियो भी आपके सामने लाऊंगी। तो आज सिर्फ हम जितने प्रश्न हो सकते हैं, जितने प्रश्न मिले हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। और फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सर्वाधिक प्रश्न आपको इसी चैनल पे मिलेंगे जब तक कि आपका पेपर नहीं आ जाता। ठीक है, तो इन दोनों में से एक होगा। इसका सही उत्तर चेक करके मैं बता दूंगी। दूसरा है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्य आरोहण तक सरकारी हिसाब की भाषा कौन सी थी? अरबी या फारसी? दोनों में से एक होगी। मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगी। आगे देखते हैं। घनानंद की कविता की विशेषता नहीं है। संध्या भाषा। संध्या भाषा शैली घनानंद की कविता की विशेषता नहीं है। संध्या भाषा शैली का संबंध आदिकाल में सिद्ध साहित्य से है और उधर जाकर कबीर के रचनाओं में हमें यह देखने को मिलती है। असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जो है यह अज्ञे जी की रचना है। कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? तो आंगन के पार द्वार, इस काव्य संग्रह में ये संकलित है। पूरी कविता भी मैंने चैनल पे आपको पढ़ाई है और यह भी आपको बताया है कि कौन से काव्य संग्रह में। अभी मैं प्रमाण भी दूंगी, पहले पेपर कर लेते हैं। गोदान में वर्णित गांव कौन कौन से हैं? तो बेलारी प्लस सेमरी, ये दोनों गांव गोदान में वर्णित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कथन आया था, मैंने उस हिसाब से पेपर जैसा कि क्वेश्चन मिलते गए सेट किया है। जैसे गोदान में से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में से 2 प्रश्न एक साथ मैंने लिख दिए हैं। गोदान से अब एक और प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न की भाषा तो स्पष्ट याद नहीं है पर कुछ ऐसा था, प्रसंग वाला था। जब मालती और मेहरा जाते हैं ना शिकार के लिए, तो मेहरा की मदद एक पहाड़ी लड़की करती है। तो उस समय मालती उससे मजाक करती है तो मेहरा कहता है कि यदि एक क्षण भी मैंने इसे वासना की नजरों से देखा है तो मेरी आंखें तुरंत फूट जाएं। तो इस तरीके का कथन है। तो वो मालती और मेहरा का परस्पर संवाद है। सही उत्तर होगा मालती प्लस मेहरा। अब गोदान का एक पात्र पूछ लिया गया था, मंगल। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु के पात्र हैं। पुराने पेपर में जस्ट इससे पहले वाला जो पेपर आयोजित हुआ है उसके अंतर्गत मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब अगर ये भी नहीं पता, हमें जुबेर का भी नहीं पता, राम कृष्ण का भी नहीं पता, तो गोदान का पात्र है मंगल। गोवर का जो लड़का होता है ना अंतिम, वहां पर मालती का ही प्रसंग मान लीजिए आप। इसी से मालती से ये मंगल
को ये बहुत चाहती है बाद में। पूरा गोदान मैंने आपको चैनल पे पढ़ा दिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। मंगल गोदान का पात्र है, गोबर का बेटा है मंगल। तो इस तरीके से ये तीसरा प्रश्न हो गया गोदान के आधार पे जिसे सही कर सकते हैं। चौथा प्रश्न था इस तरीके का था, वह वाक्य पूछता होरी वहां पर यह कहता है कि गरीबी और अमीरी ये तो भाग्य की देन है। इस तरीके से यह कथन होरी का था, सुमेलित करने वाले थे, उसके अंतर्गत मैं आपको बता रही। तो 4 प्रश्न गोदान से पूछे गए। अब देखिए, यही वाला रजिस्टर है जहां से मैंने आपको नोट्स बना के बताए थे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये, एक सेकंड में आपको बताती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैडम सभी लोग कहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आया, हमारा पढ़ाया हुआ आया। तो एक सेकंड मैंने निकाल के भी रखा था आपके लिए, बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देखिए, ये मैंने आपको आंगन के पार द्वार कविता जब पढ़ाई थी तो पहला जो वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत आपको यही वाला पेज देखने को मिल जाएगा। असाध्य वीणा, प्रकाशन वर्ष और आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह। ठीक है, इसके बाद जब मैंने आपको गोदान उपन्यास पढ़ाया था तो गोदान उपन्यास का जो पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, आप आज भी देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट होगा, उसमें सोनारी और बेलारी गांव, ये पूरा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये सारी चीजें कि ये कौन है, सारे पात्र परिचय आपको बताए थे। ठीक, और ये सोनारी और बेलारी गांव, तो यह भी इसी रजिस्टर में लिखा हुआ है जहां पर मैं आपको बता रही हूँ अभी। इसके अलावा पूछे गए हैं तमस के प्रमुख पात्र, इसी प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो यह भी मैंने भीष्म साहनी का रचनाकार वाले वीडियो में परिचय दिया था, उसमें भी रिचर्ड्स, लीला, नत्थु, राजो, मुराद अली, ये सब इसके पात्र पूछे गए हैं। इसके अलावा यहीं से पूछा गया है आपका हानुष का प्रकाशन वर्ष। किसका? हानुष का। तो हानुष किसका नाटक है? हानुष भीष्म साहनी का प्रकाशन, भीष्म साहनी का नाटक है, 1977 में इसको लिखा गया था। इसके अलावा पूछा गया है, एक और प्रश्न पूछा गया है भीष्म साहनी से, उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी दर्शन के विरुद्ध विचारधारा कौन सी है? सही उत्तर होगा साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। ये गांधी जी की विचारधारा नहीं है, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि साध्य की शुद्धता तो होनी चाहिए, लेकिन साध्य को प्राप्त करने के लिए जिस साधन का आप उपयोग कर रहे हो वह भी शुद्ध होना चाहिए। सही रास्ते पे चलकर ही आप अपने जो लक्ष्य उसको प्राप्त करें, इसीलिए तो उन्होंने अहिंसा को अपनाया था ना। आगे बढ़ते हैं। सही अनुक्रम पूछ रहा है। चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा है, संसद से सड़क तक उदिता, ये 4 रचनाएं थी। तो सबसे पहले नंबर पर जो हुई है वह है चिंता। चिंता 1942 में लिखी गई थी। किसकी रचना है? अज्ञे की कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा है सभी जानते हैं, 1964 में मुक्तिबोध द्वारा यह काव्य संग्रह प्रकाशित किया गया था। इसकी कविताएं हमने पढ़ी हैं। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है जो 1972 में लिखी गई थी। और अंत में शमशेर बहादुर सिंह की रचना है उदिता जो 1980 में लिखी गई थी। तो चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा, संसद से सड़क तक और उदिता, इस प्रकार यह इसका सही क्रम होगा। भोजराज की पुस्तक पूछिए, तो भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। 12वें नंबर का हमारा प्रश्न है, उत्तरकांड में वर्णित कौन सा कथन सही है? तो सही कौन कौन से हैं कि ज्ञान की अपेक्षा कलयुग में भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, ऐसा तुलसीदास ने कहा है उत्तरकांड में। आगे है, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर माता पिता और गुरु का अनादर करेंगे। ये तो चारों तरफ देखने को मिल ही रहा है, स्वयं सिद्ध उक्ति है। तो ये दोनों कथन सही हो गए। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? तो राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, इन सब के नाम तो हम पढ़ते रहते हैं। तो राधाचरण गोस्वामी तो है ही, लेकिन एक थोड़ा अलग सा नाम आया, काशीनाथ खत्री इसका उत्तर होना चाहिए। मेरी समझ में काशीनाथ खत्री ही इसका सही उत्तर होगा। बाकी शायद श्याम बिहारी मिश्र या इस तरीके से करके और भी लोग थे, पर सही उत्तर काशीनाथ खत्री ही होगा। यदि किसी भी प्रकार का प्रश्नों के उत्तर में फेरबदल होता है या आपको लगता है कि इसका उत्तर यह नहीं है, तो प्रमाण मुझे बताएं। ठीक है, थोड़ा सा प्रमाणित करके बताएं कि आपने कहाँ पढ़ा है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेक करने के बाद ही आपको बता रही हूँ, जितना मैं कर पाई हूँ बुक से और अपने नोट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कुछ समय से वीडियो नहीं बना पा रही थी, कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी आ गई थी, लेकिन मैंने आपके कमेंट्स के बराबर जवाब दिए और आपसे बार बार ये कहा कि नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा या पीसीएस हिंदी से
किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करो, चाहे टीजीटी पीजीटी, प्लेलिस्ट में इतना मैटर अवेलेबल है कि आपको अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है। और प्रतिदिन मैं वीडियो डालूं अथवा ना डालूं, आपकी नेट परीक्षा के लिए बहुत सारा मैटर प्लेलिस्ट में है। पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक, इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की बुक पूरी मैंने पढ़ाई, वहां से प्रश्न आए हैं। ठीक, तो कुल मिला के स्थापना एवं तर्क वाले भी मैंने आपको करवा दिए। क्रमानुसार नाटक, निबंध, उपन्यास, कविता, कहानियां जितनी भी पूछी गई हैं अब तक के पेपरों में, सारी की सारी छांट के 2004 से लेके अब तक के पेपर में से छांट के अलग से नोट्स बनाए हुए, सब कुछ इतना मैंने आपको करवा रखा था कि आप यदि कि कुछ और नहीं भी देखते तो भी इस पेपर में आपका सिलेक्शन निश्चित था। मैंने कुछ अभी आपको रजिस्टर चेक करवा दिया, अभी और दिखाती हूँ। आगे आगे देखते हैं, चतुर्भुज दास के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आप सबने रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी है मेरे साथ या नहीं पढ़ी? चलिए, पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रमाण आप लोग मांगते हैं ना, मेरे कहने से तो नहीं पढ़ोगे, प्रमाण मांगोगे। तो देखिए, चतुर्भुज दास के विषय में शुक्ल जी लिखते हैं कि ये कुंभन दास जी के पुत्र थे, एक बात, और इनने 3 ग्रंथ हैं। ऑप्शन में 2 ग्रंथ नहीं, 3 ग्रंथ हैं इनके, और हितजू का मंगल इनका ग्रंथ है। तो कौन सा हो गया? कुंभन दास के पुत्र थे, 2 ग्रंथ थे? जी नहीं साहब, इनके 3 ग्रंथ थे, और ग्रंथ का क्या नाम था? हितजू का मंगल। सही ऑप्शन 2 हो गए। तत्सम भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है, अतः तत्सम शब्दावली का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। तो यह भी प्रमाण से अपना उत्तर बिल्कुल सही है। आगे लेखकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित करना। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। भट्टनायक की कौन सी है? हृदय दर्पण। विश्वनाथ की कौन सी है? साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त की कौन सी है? अभिनव भारती। ठीक है, ये भारतीय नहीं, भारती ही होगा शायद। देखिए, अभिनव का तो नाम से ही समझ में आ रहा है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण हम सभी जानते हैं। अगर 2 के उत्तर भी आपको मालूम है तो आसानी से आप सुमेलित कर ले जाएंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं बस्ती जिले के किस गांव का वर्णन है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं, तो पहला भाग है ये। तो ये मैंने नहीं पढ़ी हुई है, इसलिए इसका सही उत्तर मैं आपको चेक करके बाद में बता दूंगी। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं जब मैं इसका आपको ऑफिशियल आंसर की का वीडियो तैयार करूंगी तो उसमें बता दूंगी। ठीक है, शामी भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इस भाषा परिवार में फारसी भाषा शामिल नहीं है, शायद। ठीक है, शायद लगा रही हूं मैं भी, क्योंकि कंफर्म नहीं है एकदम से। अभी हाल ही में आपका पेपर कुछ घंटों पहले आयोजित हुआ है, तो प्रश्नों का संकलन करने में, लिखने में काफी समय गया, तो कुछ प्रश्न चेक नहीं कर पाई हूँ। ईमानदारी से अपनी कमी स्वीकार कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन जितना बता रही हूँ उतना सही बताऊंगी। पार्वती, सुखदोई, दौलतराम छोटे किस कथानक के पात्र हैं? तो ये देवरानी जेठानी की कहानी जो आपका उपन्यास है उसके पात्र हैं। ठीक है, उसने कहा था का पात्र है लहना सिंह। पीरवक्ष किसका पात्र है? पर्दा का। लतिका किसकी पात्र है? परिंदे की। चीफ की दावत है भीष्म साहनी की। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि एक और प्रश्न पूछा गया, भीष्म साहनी से 3-4 प्रश्न पूछे गए, तो चीफ की दावत का पात्र है शंभुनाथ। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि आपके कहानियों से कई सारे प्रश्न इस बार पूछे गए, और सारी की सारी नेट परीक्षा के सिलेबस में कहानी जितनी भी लगी हुई है चैनल पे पड़ी हुई है। इसके अलावा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियां भी मैंने आपको पढ़ाई थी, यह कह के कि भले ये सिलेबस में ना हो, लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते इन कहानियों को पढ़ना चाहिए, और वहीं आपके काम आती है पर्दा। पर्दा कहानी है यशपाल की, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आपके सिलेबस में नहीं है, निर्धारित नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है और प्रश्न पूछ लिया गया। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मुझे बहुत फालतू पढ़ाने का शौक नहीं है। जितनी कहानियां आपको करवा रही हूँ जरूर करिएगा, जितने नोट्स करवा रही हूँ वो जरूर करिएगा, पुराने पेपर करिएगा, शुक्ल की बुक करिएगा, इसके बाहर पेपर आपका नहीं गया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। नाटकों को सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त का पात्र है शक्टार। भारत दुर्दशा का पात्र है महाराष्ट्री। स्कंदगुप्त का पात्र है धातुसेन, और अंधेर नगरी का है गोवर्धन दास। अंधेर नगरी गोवर्धन दास इसका पात्र है। यह एक प्रहसन है, हमने चैनल पे पढ़ा है। बाकी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एक नया चैनल है अपना, हिंदी बुकशाला। यूट्यूब पे ढूंढिएगा, नहीं मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगी। हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। जितनी भी रचनाएं, जितने भी आपके नाटक, कहानी, उपन्यास,
उपन्यास, जो कुछ भी आपके लगा हुआ है सिलेबस में, सब के सब फ्री बुक्स मतलब आपको सुनने को मिलेंगी। किस पे? हिंदी बुकशाला पे। ठीक है, जैसे अंधेर नगरी अभी हमने यहाँ पढ़ लिया है, लेकिन चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा, ये सारे नाटक हम कहाँ पढ़ेंगे? हिंदी बुकशाला में। यहाँ पर सिर्फ परीक्षा की तैयारी करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और जो भी वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी करेंगे, और काव्य शास्त्र वगैरह जो कुछ हमारा रह गया उस सब की तैयारी हिंदी विषय एवं साहित्य पर करेंगे। और बुक्स और रचनाएं कहाँ पढ़ेंगे हम? हिंदी बुकशाला पे। तो हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब करिए। पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि मैं आपको ये पेपर करा रही हूँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको अच्छा लगे, विश्वास हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आशा है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एक पंक्ति थी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये पूरी पंक्ति मुझे नहीं पता तो इसका सही उत्तर तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, केवल इसके आधार पर जो उत्तर निकल के आ रहा है वो अद्वैतवाद है। जब ये पूरी पंक्ति हम प्रश्न पत्र में देख लेंगे तो इसका सही उत्तर बता पाऊंगी। फिलहाल ये दो लाइनें थी, तो एक लाइन के आधार पर अद्वैतवाद इसका निकल कर आ रहा है। शिव शंभू के चिट्ठे किसके विरुद्ध लिखा गया? शिव शंभू के चिट्ठे निबंध जितने भी सिलेबस में सारे पढ़ा चुकी हूँ, बहुत स्पष्ट आपको बताया था कि ये लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध लिखा है। किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है, तो ये भी आपका पढ़ा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने देव के कितने ग्रंथ माने हैं? बार बार मैंने आपको कहा था कि भैया किसी को पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुक्ल जी को आपको छोड़कर नहीं जाना है। शुक्ल जी को अवश्य ही पढ़कर जाना है, पूरा पूरा पढ़कर जाना है, क्योंकि शुक्ल से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि किसी ने इनकी ग्रंथों की संख्या, ये देव के बारे में लिख रहे हैं ना, 52 और 72 मानिए, लेकिन शुक्ल जी ने जो वर्णन किया वो इनके कितने ग्रंथ बताए हैं? 23। तो सही उत्तर कितना होगा? 23। कहाँ से पूछा है? शुक्ल की बुक से पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सहज भोग मार्ग महासुख, ये प्रवृत्ति किसमें है? तो यह सिद्ध साहित्य में पाई जाती है। मैत्रेयी पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र का उल्लेख कौन से अपने उपन्यास में किया है? झूला नट में। इष्टाभिधेय वक्रोक्ति इष्टा वाचामलिंग कृति, इसका नहीं पता मुझे, लेकिन शायद भामह इसका उत्तर है। तमस का कौन सा पात्र नहीं है? इसको मैंने करवा दिया है। कृष्णा सोवती के उपन्यासों का सही क्रम आपको बताना है। अब देखिए, उपन्यासों को क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न मैंने करवाए थे, उसमें आपको यह करवाया था। उपन्यास के नोट्स भी दिए थे, उसमें से ही सारे प्रश्न आपके आए हैं। पहले भी कहा था, पुनः रिपीट कर रही हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ाया उसकी तो नहीं कहूंगी। काव्य शास्त्र नहीं पढ़ाया तो काव्य शास्त्र से बहुत ज्यादा प्रश्न आए भी नहीं है। एक आधी प्रश्न आया, जैसे कि ये वाला लगा लीजिए, 1-2 ही प्रश्न आए, बाकी आया भी नहीं है। और जो पढ़ाया है उससे बहुत कुछ आया। अब ये मित्रों मरजानी और ए लड़की, ये दो हैं, ये थोड़ी बड़ी कहानियों में आते हैं, इनको आख्यायिका कह सकते हैं, प्रॉपर उपन्यास आप इनको नहीं कह सकते। सूरजमुखी, अंधेरे में, समय सरगम, ये इनके उपन्यास है। अब चलिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आएगा मित्रों मरजानी 1967। दूसरे नंबर पे आपका आएगा सूरजमुखी अंधेरे में 1972। तीसरे नंबर पे आएगा ए लड़की 1991 और चौथे नंबर पे आएगा समय सरगम, जो सबसे बाद में लिखा गया है 2000 में। ठीक है, उपन्यास के नोट्स भी इसी रजिस्टर में मैंने आपको करवाए थे। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास लगाने, तो पहला नंबर पे आएगा सूनी घाटी का सूरज 1957 में लिखा गया था। दूसरा लिखा गया था मकान 1976 में। तीसरा था पहला पड़ाव 87 में। और फिर लिखा गया था विश्रामपुर का संत 1998 में। तो ये सारी चीज़ें भाई मैंने आपको करवाई हुई हैं। अब आप लोग करना ही नहीं चाहो तो मैं कैसे बता सकती हूँ। देखिए, अलग अलग मैंने आपको करवाए। किस तरीके से करवाएं? महिला उपन्यासकार करवाई हैं, जिसमें से कृष्णा सोबती जी पूछ ली गई हैं। ठीक है, इनके प्रकाशन वर्ष सहित कराए। इसके अलावा जब दलित साहित्यकारों की बात करते हैं तो जगदीश चंद्र गुप्त का धरती धन्ना अपना 1992 प्रश्न पूछा हुआ है। धरती धन्ना अपना की कथा वस्तु क्या है? तो दलित साहित्य के अंतर्गत है, तो दलितों से ही संबंधित ये वर्ण विषय होगा। ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, एक हाँ, इसमें मैत्रेयी पुष्पा से संबंधित भी पूछा गया है, यह भी हमने किया है इसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? महिला उपन्यासकारों के अंतर्गत, दलित साहित्यकार के अंतर्गत भी हमने इसको किया है। और बाकी देखते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ने की तरफ अग्रसित हों। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है आपने तो आगे। अब ये श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास मैंने करवाए थे, इसमें मैंने आप करवाए थे ना आपको। देखिए,
ये देखो यही पूछा हुआ है, कुछ अलग तो नहीं पूछा, ये सब नोट्स में करवाया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने गलत किया होगा ना, तो फिर भाई आप लोगों की तो बहुत डांट अब पड़ने वाली है। अगर आप इतनी मेहनत से मैं आपके लिए नोट्स तैयार करूँ, ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप पेपर में गलत करके आएंगे तो डांट तो फिर आपकी पड़नी है ही ना। अच्छा, अब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी में बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र पूछे। निपुणका और भट्टनी प्रमुख पात्र हैं, पात्र भी लिख दिए हैं मैंने, लेकिन ये नहीं पूछे गए। इसके अलावा दूसरे पात्र पूछे गए। इस बार निपुणका और ये कुट्टनी भट्टनी जो भी है, इसको नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग रहा, क्योंकि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, प्रमुख पात्र न पूछ के कुछ और ही पूछ लिया। तो इस तरीके से लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पढ़ाई हुई ही पूछी गई हैं, कुछ ऐसा अलग या नया नहीं पूछा कि आप घबराएं। अखियां हरि दर्शन की भूखी पतूखी, ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र वाला ये मैंने आपको बता दिया। दलित साहित्य। अंधेर नगरी क्या है? प्रहसन है, बता चुकी हूँ। अंधायुग क्या है? गीति नाट्य। ध्रुव स्वामी समस्या मूलक नाटक है। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली है। आगरा बाजार को छोड़ दें तो बाकी तीनों ये चीजें पुराने पेपर में शताधिक बार हम रिपीट कर चुके हैं। नाटकों का सही क्रम लगाना। हानुस 1977, लहरों के राजंस 1963, आषाढ़ का एक दिन 58 और आधे अधूरे 1969। आधे अधूरे हम पढ़ चुके हैं हिंदी विषय एवं साहित्य पर। आषाढ़ का एक दिन ये हिंदी बुकशाला पे पढ़ चुके हैं। और लहरों के राजहंस की बात करें या अन्य कोई भी बुक, रचना, नाटक किसी की भी बात करें, हिंदी बुकशाला पर हम पढ़ेंगे। हिंदी बुकशाला चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि रात के 11 से 12 बज रहे हैं और आपके लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। प्रश्नों को संकलित किया है, फिर लिखा है, और ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रहता है ना कि पेपर दे के आए तो आंसर की चेक करें, ठीक है। अब तक वीडियो को लाइक देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्या ही कहूँ मैं। चलिए, आपकी इच्छा है, करें तो कर दीजिए, नहीं करें, आपको लगे कि नहीं मेहनत नहीं की गई है, या मतलब मैंने ढूंढने में मेहनत नहीं की है, इनके प्रकाशन वर्ष लिखने में मेहनत नहीं की है, तो मत करिए। लेकिन अगर लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप यदि वीडियो को लाइक करेंगे तो अन्य जो मित्र वीडियो को सर्च कर रहे होंगे, जो आंसर की सर्च कर रहे होंगे, तो ये वीडियो उन तक पहुँच पाएगा। आपके लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आपके अन्य मित्रों ने हिंदी से पेपर दिया, उनको शेयर कीजिए आंसर की, उसके भी पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन आपके एक लाइक से ये बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे होंगे, बहुत सारी बहनें जो गांव में चली गई हैं पेपर देके, या मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, विवाह के बाद जो लोग पढ़ाई करते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद कर पाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, सही उत्तर है रघुवीर सहाय। आत्मा की आंखें दिनकर की रचना। चुका भी नहीं हूं, शमशेर बहादुर की रचना। और कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा के जो पात्र पूछे गए थे वो भट्टनी, निपुणिका, ये तो प्रमुख है, बाकी पता नहीं कौन से पूछ लिए। जन्म काल के अनुसार लुई पास, स्वयंभू, पुष्पदंत और हेमचंद्र को मिलाना था, पुराने पेपर में ये आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नंददास की कृति कौन सी नहीं है? कवि प्रिया नहीं है, क्योंकि कवि प्रिया हम जानते हैं किसकी है, केशवनाथ की है। चंपादीप किस कहानी में आया? आकाशदीप में आया है ना। बुद्धगुप्त और चंपा की कहानी, वो उस नाम, द्वीप का नाम ही चंपादीप रखता है, ये पढ़ चुके हैं। ईदगाह के पात्र नहीं है, पता नहीं कौन सा नहीं है, लेकिन मोहसिन वगैरह ये सब है। और ईदगाह कहानी, जब कहानी हम पूरी पढ़ चुके हैं तो पात्रों से भी परिचित हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन से काव्य संग्रह में? मुझे इसका उत्तर नहीं पता, अभी तक चेक कर लूंगी। शुक्ल ने चंद्रवरदाई के विषय में क्या कहा है? तो ये इस प्रश्न के सबके अलग अलग वो आ सकते हैं मत, लेकिन मैं सीधा शुक्ल की बुक लेके ही बैठी हूँ तो बता देती हूँ। जब मैंने आपको पढ़ाया था, हाईलाइट किया था कि हिंदी का प्रथम महाकवि माना है शुक्ल ने इनको। इसके अलावा ये यहाँ लिखते हैं कि ये सामंत थे, षड्भाषा, व्याकरण, काव्य शास्त्र, संधि छात्र जो थे, अन्य विद्याओं के ज्ञाता थे। तो सही उत्तर होगा कि हिंदी के प्रथम महाकवि माना है, और व्याकरण में पारंगत थे, यह भी माना है। देव के ग्रंथों की संख्या 23 मानी। एक महादेवी वर्मा से रिलेटेड प्रश्न और था, जो सही प्रश्न तो मुझे नहीं मिल पाया है कि क्या पूछा था, लेकिन ऐसा ही पूछा था। शुक्ल के अनुसार लिखा नहीं है, लेकिन उत्तर शुक्ल के अनुसार ही ऐसा ही कुछ था कि वेदना को लेकर हृदय की अनुभूति है ना, यही तो था ना। विरह में चिर दीवानी हूँ, मिलन का नाम ना लो, और रहस्यवाद के भीतर रही है, तो इसी में से आया हुआ है, ठीक है। अब भाई ये सही प्रश्न मुझे पता नहीं है, लेकिन उत्तर इसका शुक्ल की बुक में मिल जाएगा। तो इस तरीके से लगभग हमने
40-45 प्रश्न यहाँ कर लिए हैं। 10 प्रश्न आपके गद्यांश पद्यांश के थे। बाकी जो प्रश्न रह गए हैं ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, पेपर आने दीजिए, वो भी करवा दूंगी। उसके लिए ज़रूरी है नियमित रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल वाला ऑप्शन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सारी विषय सामग्री उपलब्ध हो पाए। चैनल को प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, बार बार मैं कहना नहीं चाहूँगी। मिलती हूँ कल या आगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी बुकशाला पर नियमित मिलें।